हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का। हिस्ट्री की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस हिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 आपकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका क्लास शुरू हो चुका है। बोर्ड का पेपर बच्चों का हो गया है। क्लास 11th के बच्चे 12 में जा चुके हैं। इससे पहले मैंने इस हिस्ट्री पर एक आपके लिए वीडियो डाला था, जिसमें हमने पूरा सिलेबस को अच्छी तरह से बताया था और आपने जमकर उस पर प्यार लुटाया और वीडियो को आगे बढ़ाया। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपके हिस्ट्री जो क्लास 12th का हिस्ट्री जो है, जो 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में हिस्ट्री है? यहाँ पर आपको टोटल 3 पार्ट में हिस्ट्री है, अर्थात ये कहिए कि 3 बुक है। इस तीनों बुक में से सबसे जो पहली बुक है, उसी बुक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है दोस्तों ईट, मनके तथा अस्थियां। और इसे ही हम अलग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पूरी वीडियो देखने के बाद, सिंपल सा तरीका है यार, कि पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप देख रहे हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो निश्चित तौर पे आप अगर पहली बार चैनल पे होंगे तो मेरे भाई आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। वैसे मैं पूरी अपनी शिद्दत के साथ, कंटेंट के साथ, पूरी मटेरियल के साथ मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और एक बेहतर से बेहतर आपको कंसेप्ट भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम ईट, मनके, अस्थियां या कहिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, या इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा ये पहला लेक्चर है इस वीडियो का। हम इस पर आगे बात करते हैं और फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बुक नंबर 1 है, जिसे हमने कहा ना कि टोटल मिला करके आपको इस क्लास 12th की जब हम बात करते हैं, तो क्लास 12th में आपको अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो इस हिस्ट्री से रिलेटेड आपको यहाँ पर टोटल 3 बुक पढ़ने को मिलता है, 1, 2 और 3। पहला जो बुक होता है दोस्तों, वो प्राचीन भारत कहते हैं इसे, अर्थात भारतीय इतिहास के कुछ विषय पढ़ेंगे प्राचीन तौर पे, जिसे पार्ट 1 यानी प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। और इसी प्राचीन भारत में टोटल आपको जो है कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको इसमें इस बुक में टोटल 4 चैप्टर की चर्चा करनी है दोस्तों। उसी 4 चैप्टर में से पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम ईट, मनके तथा अस्थियां है, अर्थात ईट उस समय बनता था, उस ईट की चर्चा है। इसमें मनके, मनके का मतलब होता है दोस्तों गहना। क्या होता है? गहना कहिए या ज्वेलर्स कहिए, जो उस समय लोग मनके बनाने के लिए तरह तरह के चीजों का प्रयोग करते थे। कार्नेलियस पत्थर का बात हो या लकड़ी, मिट्टी, इन सब पत्थरों से विशेष करके चीजों को बनाते थे, शंख को काटते थे, शिप्स बनाते थे, विभिन्न प्रकार के चीजों का इस्तेमाल करके मनके बनाते थे और वो मनके जोड़ करके अपने गले में पहनते थे। इसे ही हम मनके कहते हैं और इसकी काफी उपयोगिता भी है। और आपको इसी मनके बनाने के गहने जो है वो आपको चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है, जो एक उद्योग के स्थान था। और अस्थियां के बारे में हम पढ़ेंगे, इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर का नाम है ईट, मनके और अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले याद रखना दोस्तों, सबसे पहले 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। किसकी खोज की गई? हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। इसीलिए
इस सभ्यता का नाम इसके नाम पर रखे, इसलिए सबसे पहले चूंकि खोज की गई थी इसीलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर ये चैप्टर पूरा का पूरा मैं 2 से 3 से 4 वीडियो में खत्म करूंगा। अगर दोस्तों अगर आप इस मेरे चैनल पर इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो अगर देख लेते हैं तो मेरी तो दोस्तों इतनी गारंटी है कि अगर इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने की संभावना है, क्योंकि इतना मैं जानता हूं कि जो मैंने कंटेंट तैयार किया है पूरी एनसीईआरटी बेस है, और जो एनसीईआरटी में बड़ी ही लघु तरीके में यानी शॉर्ट्स में जो चीजें दी गई है उससे मैंने अपनी तरफ से थोड़ा डेवलप कर दिया है, थोड़ा विस्तार दे दिया है। और आप अगर अच्छे विद्यार्थी होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछती है, उसी से पूछती है, उसी से क्वेश्चन को रिपीट भले करती है लेकिन उससे बाहर जल्दी नहीं जाती है। इसलिए मैंने कभी भी अपने सारे विद्यार्थियों को एक ही सलाह देता हूं कि अगर आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाने हैं तो आप एनसीईआरटी को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए एग्जाम तक आते आते, और देखिए कि आपके नंबर 90 प्लस 95 तक के ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ी गाइड बेहतर मिल जाए तो। क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कभी सीबीएसई अपनी सवाल पूछता ही नहीं है, और उसी के आधार पर हमने ये नोट्स बनाया है जो निश्चित तौर पे आपके लिए क्या है फायदेमंद होगा। मैं इसमें शॉर्ट कोर्स में नहीं पढ़ाता, पूरे नोट्स के बारे में लिखवा करके मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको एक बेहतर कंसेप्ट मिले और आप इस वीडियो को रोक करके एक अपना अच्छा सा नोट्स बना लें और उस नोट्स के माध्यम से आगे के प्रश्न उत्तर की चर्चा करें। तो चलिए दोस्तों हम पहले बात कर ली है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। जो ये हड़प्पा जो हड़प्पा था ये कहाँ था, तो पंजाब में रावी नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर। वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में दोस्तों कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों मेरे भाई, पाकिस्तान में पड़ता है। तो आज हम दोस्तों इसी चैप्टर के बारे में समझाएंगे, और इस भाग 1 जो बुक प्राचीन भारत है इसमें हमने आपसे कहा कि टोटल हम 4 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर 1 मन के और अस्थियां पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम आपको लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर के और लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 1900 माना जाता है बीसी, लेकिन पतन होते होते 1750 बीसी आ गया था। यहां तक की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा जिसे हम राजा, किसान और नगर कहते हैं, फिर तीसरा हमारा बंधुत्व, जाति, वर्ग, और चौथा जो चैप्टर होगा विचारक, विश्वास और इमारतें। इन सब के बारे में धीरे धीरे एक एक करके हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसी चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि हमारे यहाँ जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक हम यही मान रहे थे कि भारत की सबसे अगर कोई पुरानी सभ्यता है तो उसे हम वैदिक काल कहते थे। जब तक हड़प्पा की खोज 1921 तक नहीं हुई थी तब तक दोस्तों हम यही मान के चल रहे थे कि हमारे देश की सबसे अगर कोई पुरानी सभ्यता है तो कौन सी है, वैदिक काल है, जो 1500 बीसी से लेकर ये 600 बीसी के बीच हम इसे मानते थे, जिसे हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लेकिन दोस्तों एक बार की घटना है जब हमारे देश में भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, कहां पर दोस्तों, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, भारत के पश्चिमोत्तर, आराम से समझिएगा,
दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके कंसेप्ट बेहतर मिलेंगे। एक बहुत एक्सप्लेनेशन तरीके से मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। भले वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, आप इसे घबराइएगा नहीं, लेकिन आपको जो जानकारी मिलेगी वो एक उत्तम जानकारी मिलेगी और हर चीज आप इससे बेहतर तरीके से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो हमने कहा दोस्तों कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में एक बार की घटना है कि वहां पर 1853 के बाद जब भारत में रेल चलाने की पटरियां बिछने लगी थी और पहली बार 1853 में ट्रेन चलाई गई, उसके बाद अलग अलग जगहों पे ट्रेन चलाने की चर्चाएं चलने लगी। और इसी प्रक्रिया में भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के लाहौर जिले में, लाहौर में हमारे यहाँ ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए खुदाई होने लगी और दोनों तरफ से मिट्टी उठा उठा करके एक जगह इकट्ठा होती है। जैसे कि आप जानते होंगे पटरियां बिछाई जाती हैं तो ऊंचाई पर होता है, तो बिछा जाने लगा। इसी प्रक्रिया में वहां पर एक क्या मिला था, मोहर मिला था, कुछ ईंट मिले थे, जिसकी पहचान एक संस्कृति जैसी चीजों से मिलती जुलती थी। और ये दोनों पहले हड़प्पा में, आगे चल करके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे एक मोहनजोदाड़ो नाम का भी स्थल 1922 में खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो दोस्तों वहां पर भी कुछ प्रमाण मिले। तो वैज्ञानिकों, इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को यह महसूस हुआ कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी क्या हो, एक बहुत बड़ी कोई सभ्यता की पहचान मिल जाए। इसलिए उस रेल की पटरी के बिछाने वाले स्थानों को रोक दिया गया और वहां पर खुदाई की बात की गई। इस समय भारत के जो पुरातात्विक थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल, क्या नाम था दोस्तों, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में भारत के दो व्यक्ति, जिनका एक का नाम था दयाराम साहनी, क्या नाम था, दयाराम साहनी, और दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 ईस्वी में, और एक थे कौन, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। इन दोनों लोगों ने, ये तो व्यक्ति 1922 में उस स्थान की खोज की। राखल दास बनर्जी ने तो मोहनजोदाड़ो की खोजने की बात, मोहनजोदाड़ो की खोज की, जबकि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्हें कहा गया और उन्हीं के मार्गदर्शन में निर्देश दिया गया और 20वीं शताब्दी के प्रथम ही दशक में इन लोगों ने इस दोनों ही स्थानों को अलग अलग समय में खोज निकाला। जब ये खोज निकाला तो पता चला कि ये सभ्यता 1500 नहीं, बहुत पुरानी सभ्यता है। और बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने ये बात दुनिया के सामने रख दिया मेरे भाई कि हमने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कह सकते हैं, हमने खोज निकाला। और आज के बाद दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़ दी गई और उसके बाद से इसके बारे में चर्चाएं होने लगी। तो चलिए दोस्तों, तो जब जैसे ये पता चल गया तो हमारी थोड़ी डेट जो थी वो पीछे चली गई। तब हमने कहा कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है, वैदिक काल नहीं है, इससे भी पुरानी हमारे यहाँ एक सभ्यता है जिसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसे हम हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने अपनी आज के डेट में सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जिसके बारे में हम पढ़ने आपको जा रहे हैं। दोस्तों जब भी आप इतिहास के लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको मेरे साथ जुड़िए,
जुड़ करके हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर एक बार चैनल को देखिए और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर आंसर राइटिंग भी लिखने का बताऊंगा, कैसे लिखे जाते हैं। क्योंकि जब आप क्लास 12th में लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं 8 नंबर का, जहां पे 350 से 400 वर्ड आपके पास होने चाहिए लिखने के लिए, तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों जब क्वेश्चन हम लिखते हैं तो उस क्वेश्चन को हम 3 फॉर्मेट में लेकर के चलते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन की एक बेहतर से बेहतर भूमिका होनी चाहिए। उसके बाद उस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई मेन बॉडी होना चाहिए, जिसमें हम पूरे अपने कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं और हम अपना कंटेंट उसमें डालते हैं। उसके बाद लास्ट में दोस्तों एक तीसरा पार्ट उसमें होता है जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं, और इस निष्कर्ष को लिखते हैं। और इस तरह से अगर आप तीन कंटेंट में लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन का जो उत्तर होगा एक संभावित बेहतर उत्तर होगा। हमने ये प्रूफ किया है, हमारे पास कितने भी बच्चे पढ़े हैं उनकी जो थ्योरी 40 नंबर की होती है और कुल मिला जुला करके लगभग 40 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एमसीक्यू भी होते हैं, पैसेज भी होते हैं, मैप भी होते हैं। ये सारे अगर मिला दिए जाए तो लगभग 35 प्लस के आसपास और 40 के बीच होते हैं। और इन्हीं में मेरे बच्चों को गलतियां हुई है, वरना थ्योरी अगर 40 नंबर का या 45 नंबर का आया है तो कई बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे थ्योरी बच्चों ने सही लिखा है और एमसीक्यू 1 या 2 हुआ है, जिसकी वजह से हिस्ट्री में उनके 100 में 100 नंबर नहीं आ पाए हैं। कभी 99 तो कभी 98 और 97 तक वो पहुंचे, जो सच्चाई है दोस्तों, झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर बच्चा एमसीक्यू कंप्लीट अपना कर लेता है, जो हिस्ट्री में 21 आता है, और 21 का 21 क्वेश्चन अगर वो सही कर लेता है और मेरे साथ जुड़ करके काम करता है, एनसीईआरटी को पढ़ता है, मेरे नोट्स को अच्छे से बनाता है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपका 100 नंबर जरूर लाने का हम मिल करके प्रयास करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम बेहतर बताएंगे। आज हमने इसमें देखिए, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं परिचय इस सभ्यता का। हम इसको एक बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी आपके हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, जैसे इस बार तो 2026 में यहां से 4 क्वेश्चन पूछ दिया, जिसमें तो मैं जब से पढ़ा रहा था, शुरुआत किया था पिछला सेशन, तब से ही मैं कह रहा था कि हड़प्पा का क्वेश्चन इस बार अपने बच्चों को मैं बोलता था कि आएगा, और आएगा भी। तो ज्यादातर संभावना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्वेश्चन आएंगे, और निश्चित तौर पर 4 क्वेश्चन आए। सेट नंबर 1 और 3 में 2 क्वेश्चन अथवा मिला करके अलग अलग रहे, और सेट नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन अलग अलग रहे अथवा मिला करके। इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का पतन भी था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें किस प्रकार से हमने भूमिका एक लिखने का प्रयास किया है और आपको बता रहे हैं। अच्छे से इसी तरह से नोट्स बनाइएगा। कह रहा है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, दोस्तों मैं वीडियो बनाते समय आपके साथ फालतू की बातें नहीं करता, ये होता है अक्सर कई बातें, तरह तरह की बातें होती नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करता हूं कि आप इसे जरूर देखें और देखें कि हम क्या बातें कर रहे हैं। एक बेहतर कंसेप्ट बताने की हम कोशिश आपको करते हैं। कह रहा है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, यानी पश्चिमोत्तर भाग कहें तो हमारे देश में जो हमारा भारत का नक्शा है, अगर ये हम नक्शे की बात करें तो ये जो इलाका होता है, यानी यहां से ये बांट दीजिए तो उत्तर और पश्चिम, और इसी दोनों को मिला दीजिए तो यही इलाका पश्चिमोत्तर कहलाता है। तो इसी पश्चिमोत्तर भाग में 1921 ईस्वी में जिस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त हुई, कालांतर में, कालांतर मतलब होता है दोस्तों आगे चलकर, उसे हम किस नाम से जाने गए? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी। क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई पहले हुई तो उसी के नाम पे रखा गया, और चूंकि ये पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे डेवलप हो रही थी या डेवलप हुई थी, लगभग अधिकांश स्थल यानी जो साइट पाए गए हैं वो कहां पाए गए हैं दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी हम कहने से हिचकते नहीं है या पीछे हटते नहीं है। हम इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता 2600 बीसी से लेकर के 1900, ये एनसीईआरटी कहता है, लेकिन दोस्तों इसके आगे भी था।
ये कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि 1900 ईस्वी में आते आते सभ्यता का पतन आरंभ हो गया। दोस्तों आप ही बताइए ना, जब कोई सभ्यता का पतन आरंभ होता है 1900 बीसी में, तो क्या हुआ 1900 बीसी में ही पतन हो जाएगा? हमें किसी ने ये कहा कि आज के बाद आपका 18 साल या 20 साल आप हो गए हैं। तो जैसे किसी ने कहा कि आज 18 साल के हो गए, तो क्या हुआ उसी वक्त 18 साल का हो गया? उस पूरे प्रोसेस में उसको 1 साल का समय लगेगा। जब वो अगले बार जाएगा तब वो 18 साल कंप्लीट करके 19 में प्रवेश करेगा। तो अगर यहाँ बात हो रही है दोस्तों कि 1900 बीसी तक, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1900 में ही पतन हो गया। इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये पतन की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1750 बीसी तक जाते जाते हड़प्पा सभ्यता अपने पतन के रास्ते पे चली। और मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई भी सभ्यता पूरी तरह से पतन नहीं होती है। सभ्यता अपनी अवस्था को और अपनी दशा को बदल देती है। जहां रहती है वहां से इधर उधर खिसक जाती है, जिस रूप में रहती है उस रूप से बदल जाती है। यानी कभी सभ्यता का अंत नहीं होता है, वो अपना मार्ग रास्ता इधर से उधर स्वरूप में परिवर्तन कर लेती है और फिर एक नई अलग प्रकार की सभ्यता के साथ उदय होती है। तो ठीक इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से पतन नहीं हुआ था। अब देखिए, अब कह रहा है कि इतना से इतना बीस तक जीवित रही थी, इसके बाद इस सभ्यता का पतन आरंभ हो गया था। क्या हो गया था मेरे भाई? आरंभ हो गया था। यानी 1900 में क्या हो गया? आरंभ हो गया। इस प्रकार सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत साहित्यिक एवं पुरातात्विक हो सकता है। देखिए एक बात तो आप याद रखिएगा मेरे भाई कि किसी भी सभ्यता की जानकारी के लिए हमें 2 चीजों पर निर्भर होता है, और ये पूरे 4 चैप्टर मिला करके, चारों चैप्टर में कहीं ना कहीं हर जगह पढ़ना है। और आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कि इसके बारे में जानकारी की स्रोत बताइए, सोर्सेज बताइए। तो हम सोर्सेज को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक पुरातात्विक यानी भौतिक अवशेष होते हैं, जिसके आधार पर हम उस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यहाँ के मनके हो सकते हैं, यहाँ के मृदभांड हो सकता है, यहाँ का भवन हो सकता है, यहाँ की नालियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि यहाँ के नगर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी एक भौतिक अवशेषों के अंतर्गत आ सकता है। और साहित्यिक में उसे कहते हैं जिसे हम साहित्य के माध्यम से लिखित प्रमाण मिलता है। लेकिन हड़प्पा तो एक लिखित सभ्यता है, यहाँ तो सभ्यता के बारे में लिखी गई है, ये लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस पढ़े हुए लिपि को, जो उन्होंने लिखा है लिपि, उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम इसे एक रहस्यमय लिपि कहते हैं। और नहीं पढ़ने का वजह है कि हम पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर है? इस सभ्यता की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर हम निर्भर है। और इसीलिए जब भी हम इसे बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं दोस्तों, तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि नहीं इस सभ्यता में ये चीज ऐसा ही था नहीं कहेंगे, क्योंकि कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं? हम तो उस समय की वस्तुओं को वर्तमान की वस्तुओं से साम्यता स्थापित करते हैं और मिला करके हम बताने का प्रयास करते हैं कि शायद ही ऐसा रहा होगा। इसलिए जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं या किसी चीज के बारे में बताते हैं तो हम ये बात करते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ लोहा नहीं था, लोग तांबा धातु का इस्तेमाल अन्य प्रकार के करते थे, लोहे की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। तो अब देखिए यहाँ के प्रमुख स्रोत क्या है? एक तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत है जो उपलब्ध तो है, ये क्या है? उपलब्ध तो है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। जब नहीं पढ़ा गया है तो हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो जाती है दोस्तों? तो हमारी डिपेंडेंसी आगे चल करके किस पर? पुरातात्विक साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य पर हो जाती है। जैसे मृदभांड हो, जैसे मनके हो, जैसे शौक प्राप्त करने वाला जगह हो, जैसे अन्य चीजें और भी हैं जिसे हम प्राप्त करते हैं। तो अब आपको याद हो गया ना कि कोई भी चीज की जानकारी करने के लिए तीनों ही सभ्यता में हम लोग चर्चा करेंगे, तीनों ही पार्ट में, तीनों ही बुक में
आपको पूछा जाता है कि किसी चीज की जानकारी के लिए हमें किस चीज पर निर्भर होना रहता है, तो एक तो पुरातात्विक और दूसरा हमारा साहित्यिक होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की साहित्य अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर होना पड़ता है। जैसे मोहर हो, जैसे आवास हो, जैसे मृदभांड हो, जैसे आभूषण हो, जैसे कोई औजार हो, या कहीं कब्रिस्तान हो, कब्रिस्तान से भी हमें समाज के बारे में वहां का पता चल जाता है इत्यादि। इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में दोस्तों हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक इन साक्ष्यों के आधार पर कैसे इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह सभ्यता एक शांति प्रिय और शहरी सभ्यता थी। याद रखिए दोस्तों, उस जमाने में ये लोग क्या थे, शहरीकरण की भूमिका करते, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम जानते हैं। और शांति प्रिय लोग थे जो अपने उत्कृष्टता के लिए यानी अपनी उपयोगिता के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से इसका बहुत बेहतर तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। अब आता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता, ये तो हमने भूमिका बताया, जो एक पूरी सभ्यता के बारे में हमने भूमिका बताई। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसी भूमिका को आप थोड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए और आप लिखिए, आपकी क्वेश्चन की शुरुआत बेहतर होगी। बाकी जो मेन कंटेंट पूछ रहा है, मेन जो बीच का मेन बॉडी पूछ रहा है, उसमें देखिए कि वो पूछ क्या रहा है, उसको पूरी तरह से डालिए और फिर उसका एक बेहतर निष्कर्ष कंक्लूड करिए। आपके क्वेश्चन 8 में 8 नंबर जरूर टीचर देकर जाएंगे, इसमें कोई संभावना नहीं है कि नहीं देंगे, क्योंकि आपके कंटेंट अच्छे होंगे तो नंबर आपको बेहतर मिलेगा ही, इस बात की हमें पूरा भरोसा है। अब देखिए दोस्तों, अब आता है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। अब हमने जैसे देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिली थी, तो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में मिली थी। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई, दयाराम साहनी के द्वारा हुई। ये सारी चीजें हमने देखा, जानकारी प्राप्त करने की भी प्रयास कि वहां की लिपि भी देखा कि वहां की लिपि एक रहस्यमय लिपि है, क्योंकि अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, तो अब आता है कि ये सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, या कैसे इसका नाम 1 पड़ा या 2 पड़ा या 3 पड़ा या 4 पड़ा। तो नामकरण आता है, तो किसी भी चीज के पहले नामकरण ही होता है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम मूल रूप से 4 नामों से जानते हैं। कितने नामों से जानते हैं दोस्तों? 4 नामों से जानते हैं। इसे हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चूंकि हमने बताया दोस्तों कि चूंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हमने किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किसकी खोज की? हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। और इसी हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा पड़ गया। तो पहला नाम क्यों पड़ा ये पता चल गया। और जो चूंकि दोस्तों पूरी सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के किनारे इर्द गिर्द घूम रही थी, सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर पहली बार नगरों का उदय हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों? पहली बार नगरों का उदय हुआ था, नगरों का उदय हुआ था। और उसी नगरों के उदय के कारण दोस्तों हम इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण भी हम पढ़ते हैं इसी बुक में, 2nd चैप्टर में, जब हम आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की चर्चा करेंगे। तो महाजनपद हमारा क्या था? द्वितीय नगरीकरण का एक दोस्तों एग्जाम्पल था। तो पहला नगरीकरण हमारा हड़प्पा सभ्यता में डेवलप हुआ, जिसे हम 2600 BC से लेकर के 1750 BC के बीच में पढ़ने का प्रयास करते हैं। और चूंकि दोस्तों इस सभ्यता में लोहा नहीं था और ये लोग तांबा जस्ता मिला करके कांसा बना लेते थे और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते थे, इसीलिए दोस्तों इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछने की संभावना बन जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस सभ्यता के नाम से नहीं जानते हैं। तो सारे नाम देते हुए अगर उसमें एक लोह युगीन सभ्यता भी आता है तो याद रखना दोस्तों, इसे लोह युगीन सभ्यता नहीं कहते हैं, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं।
और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी दोस्तों इसमें दो बातों की बात करता है, दो नामों की बात करता है। हमने आपको दो एक्स्ट्रा नाम बताने का प्रयास कर दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है अब तो हमने नामकरण देख लिया कि इसका नामकरण कैसे हुआ, नाम पड़ गया। अब आता है कि काल का निर्धारण, किस आधार पर हम कहेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, और कैसे कहें कि हड़प्पा सभ्यता निश्चित तौर पर 2600 बीसी से लेकर के कहां तक थी, 1900 तक आते आते उसके पतन आरंभ हो गए और पूरी तरह से पतन की प्रक्रिया 1750 तक हो गई। ये किस आधार पर हम इसका नामकरण, ये हम काल का निर्धारण करते हैं कि इतना से इतना ही था। तो चूंकि देखिए दोस्तों इसके बारे में समझिएगा, चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, पूरी तरह से नगरीकरण थी और खुदाई के दौरान जो चीजें हमें प्राप्त हुई है वह विकसित हड़प्पा ही प्राप्त हुई है। इसलिए प्रारंभिक हड़प्पा कैसी थी इसके बारे में जल्दी हमें जानकारी नहीं मिल पाता है और इसी आधार पर हमें इसके बारे में काल का निर्धारण करने में जो कठिनाई आती है वो निश्चित तौर पे ज्यादा कठिनाई आती है, क्योंकि जो स्थल मिले हैं, जो जगह मिला है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है वह विकसित अवस्था ही मिला है। प्रारंभिक अवस्था क्या था नहीं मिला है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के ऊपर विकसित थी और विकसित अवस्था के दौरान ही पतन हुआ, तो हमको विकसित अवस्था ही प्राप्त हुआ है। इसलिए ये जानकारी प्राप्त करना कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कहां से था, ये थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी हम अगर वहां पर सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक तकनीक होती है जिसे हम कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति कहते हैं, और इसी के आधार पर दोस्तों हम सभ्यता की जानकारी का पता लगा लेते हैं कि कितनी पुरानी है, क्योंकि यह लकड़ी की आयु को पता कर लेता है और उसी लकड़ी की आयु के आधार पर हमने ये पता किया है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग इतना से इतना के बीच में थी। और इस तरह से हमने इसका काल निर्धारण किया जो इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करना एक जटिल कार्य है, निश्चित तौर पर है, क्योंकि एक तरफ जहां इस सभ्यता की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें लिखा हुआ साक्ष्य हमारे पास है ही नहीं कि क्या लिखा हुआ था, नहीं पढ़ पाए हैं, जिसके कारण वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती है। वहीं दूसरी तरफ जो भी साक्ष्य मिले हैं वो विकसित अवस्था में मिले हैं, इसलिए वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभ्यता का काल क्रम 2600 बीसी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच थी, जिसे हम आगे चलकर 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं कि ये हड़प्पा जो था 3 अवस्था से हो करके गुजरा था। प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा अर्थात परवर्ती यानी पतन वाला अवस्था, 3 भागों में गुजरा और तीनों का कालक्रम भी हम डिसाइड करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि आपको हमने कैसे काल का निर्धारण बताया। उसके बाद दोस्तों जब काल का पता चल जाता है तब यह हमें देखने को मिलता है कि इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां हुआ था, किधर से किधर हुआ था। तो दोस्तों भौगोलिक स्थिति और हम इसका विस्तार देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति कैसी थी। भौगोलिक स्थिति तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शुष्क प्रदेश था, जहां ठंडा प्रदेश था। लेकिन विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक की बात किया जाए तो दोस्तों अगर हम भारत के नक्शे को यहाँ पर अगर हम देखें और इस प्रकार से हम उत्तर से लेकर के और यहाँ हम पूरब से पश्चिम देखें तो उत्तर में दोस्तों एक जगह था जिसका नाम था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे मिलता है। इधर जो था इसका नाम था पाकिस्तान में सुतका के डोर, एक जगह था जो पाकिस्तान में दासक नदी के किनारे था। और दक्षिण में दोस्तों यहाँ पे बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र में एक निश्चित तौर पे जगह था, जिस दायमाबाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और हम इधर की बात करें तो इधर भारत में उत्तर प्रदेश में यूपी में एक जगह था जिसका नाम था आलमगीरपुर था। क्या था दोस्तों? आलमगीरपुर हिंदन नदी के किनारे। और इस प्रकार ये सभ्यता यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ऐसे त्रिभुज के आकार की थी। तो आकार इसका त्रिभुजाकार था। सभ्यता की भौगोलिक स्थिति जो थी वो पश्चिमोत्तर प्रदेश था और उस पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या था? शुष्क प्रदेश था।
ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही कम ठंड पड़ती थी। ठंड पड़ती थी ज्यादातर उसमें, वहां पर था। इसी तरह से हम इसकी भौगोलिक विस्तार को देखते हैं, त्रिभुजाकार था। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुई थी, जो मूल रूप से 3 देशों में फैला हुआ था। कितने देशों में दोस्तों? 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ था। कहां कहां फैला हुआ था मेरे भाई? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैला था। हालांकि कई बार इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इसका विस्तार दोस्तों आकार कैसा था? त्रिभुज के आकार का था। हमने कहा ना कि इस टाइप से हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। उत्तर में, सबसे उत्तर में क्या था? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे था। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है, और यहां तो नहीं, लेकिन कंपटीशन लाइफ में जाइएगा तो यहाँ के चैप्टर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां भी पूछने की संभावना बनती है। फिर पूरब में दोस्त, पश्चिम में आपको पाकिस्तान में सुतका के डोर था, जो दासक नदी के किनारे था। पूरब में यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, जो हमने आपको बताया। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, और पूरब में पश्चिम में सुतका के डोर, और पूरब में आलमगीरपुर। इस तरह से दोस्तों इसका फैलाव हुआ था, और यही इसका विस्तार था, यही इसकी भौगोलिक स्थिति थी। आपको बेहतर तरीके से आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं, अपना खुद का एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों कभी भी नोट्स के लिए आप दूसरे पर निर्भर मत होइए। हालांकि आपको पढ़ाई के वक्त थोड़ा समय लग सकता है बनाने में, लेकिन फिर भी आप अपना नोट्स स्वयं बनाइए। जब आप नोट्स अपना स्वयं बनाते हैं तो बनाते वक्त आपकी 50% पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण आगे चलकर रिवीजन करने में आपको बड़ी सहूलियत होती है। आधे घंटे की रिवीजन आप 10 मिनट में कर लेते हैं, और जब तीसरी बार करते हैं तो उसे 2 से 3 मिनट में आप रिवीजन कर लेते हैं, और आपके लिए अपना बन जाता है वो। इसलिए जब भी प्रयास करिए, मेहनत करिए, मेहनत का परिणाम बेहतर निकलता है। आप मेहनत करके अपनी नोट्स खुद बनाइए, इसको देखिए, उतारिए और समझने की कोशिश करिए। अब फिर एनसीईआरटी पढ़िए, इससे ज्यादा पढ़ने की आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है दोस्तों अगला कह रहा है दोस्तों, इसमें कुछ जगह थे जो कि किस नदी के किनारे थे, ये पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे था, और लोथल जो था वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा जो था राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे था। धौलावीरा जो था गुजरात में कच्छ का रण के किनारे था। और चनहुदड़ो पाकिस्तान में दोस्तों, चनहुदड़ो जो था पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा भी पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर था। इस प्रकार दोस्तों ये 6 जो जगह है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसीलिए हमने इसको आपको जगहों का नाम नोट करके लिख दिया, ताकि यहां से आपके क्वेश्चन कभी आए तो आप इसे बड़ी आसानी से कर ले। अब आता है दोस्तों की हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, कि किसने खोजा किसने नहीं। इसका तो दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत में ही बता दिए थे कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज, और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज। ये दोनों ही व्यक्ति जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे और एक सभ्यता की खोजा। तो देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई, जो मोहनजोदाड़ो कहां पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। कहां पर मेरे भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, वहां पर की गई। और 1900 तब जाकर के 1923 में जॉन मार्शल ने पूरी तरह से जांच पड़ताल किया। क्या किया मेरे भाई? पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जॉन मार्शल के द्वारा अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद 1924 में इस सभ्यता की जानकारी पूरी तरह से अस्तित्व में आ गई, पूरा मार्केट में ला दिया गया। और तब जाकर के पता चला कि यहाँ एक सभ्यता है, ठीक है, अस्तित्व में आई। हालांकि इसकी साम्यता स्थापित करने में, साम्यता का मतलब होता है दोस्तों समानता, यानी उस समय की आज के दिनों के साथ समानता स्थापित करने में विद्वानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी विद्वानों ने मेहनत करके दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता
जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, खोज निकाला और आज हम इस सभ्यता को पढ़ते हैं। इसलिए जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज 21 और 22 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि जो ये हड़प्पा है, ये हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में, 3 भागों में बटी हुई थी। हमने बताया ना कि 3 भागों में बटी हुई थी। एक होता है जिसे हम नंबर 1 आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, क्या था दोस्तों, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम 2600 बीसी से लेकर के 2600 बीसी से लेकर 2300 बीसी के बीच में हम पढ़ते हैं, जो आरंभिक दौर था। फिर से आता है विकसित हड़प्पा, जो दूसरा इसका पार्ट डेवलप हुआ। ये विकसित हड़प्पा 2300 बीसी से लेकर दोस्तों 1900 बीसी तक इसे माना जाता है कि बिल्कुल विकसित था, अपने समय के एकदम प्रारंभिक अवस्था से बेहतर था। ठीक है, विकसित अवस्था में था। और फिर एक पतन की प्रक्रिया 1900 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक हम मानते हैं। और इस प्रकार पूरी हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटकर हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर इस प्रकार है, जिसे हम आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और परवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्या है, तो अगला है दोस्तों कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृति यहाँ पर अस्तित्व में थी, जैसे चॉप और चॉपिंग, यानी जो पाषाण काल वाली सभ्यता थी, पाषाण वाली थी, उसके बारे में हम बताएं। चॉप और चॉपिंग थी, पेबुला संस्कृति थी और हैंडेक्स संस्कृति यहाँ पर विद्यमान थी। हालांकि ये संस्कृति नवपाषाण काल में ही विकसित हुई थी, जो अपने विशिष्ट मृदभांड शैली अथवा उत्तर काले पॉलिश मृदभांड शैली के लिए प्रसिद्ध थी। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारों का साक्ष्य भी मिला है, जो प्रारंभ में हड़प्पा का संकेत देता है। इस काल की बस्तियां आमतौर पर छोटी थी और घास भूस की बनी होती थी। इस काल के लोग अब धीरे धीरे संग्राहक यानी जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते थे, फल फूल फल पत्तियों से अपने भोजन को करते थे, इन्हें संग्राहक से अब अस्थाई जीवन की ओर आ रहे थे। यानी जो प्रारंभिक हड़प्पा था वो अब क्या आ रहा था, अस्थाई की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि आरंभिक हड़प्पा और विकसित के बीच कुछ खास अंतराल भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी एक प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा थी। अब दोस्तों इस पर आता है निर्वाह के तरीके, और यहीं से क्वेश्चन आपको इस बार दोस्तों 2026 में क्वेश्चन आया था कि क्या क्या निर्वाह और तकनीक थे, वहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कल्पना से भी परे था। इतना छोटा क्वेश्चन 8 नंबर में कैसे पूछ सकता है। तो निर्वाह का मतलब होता है दोस्तों, एक सिंपल सा बता दूं मैं, निर्वाह मतलब होता है जीवन यापन। यानी हड़प्पा के लोग अपने जीवन को चलाने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाते थे, तो 3 तरह के अपनाए थे। संग्राहक थे, आखेटक थे और लास्ट में कृषि। यानी शुरू में वो जंगलों पर निर्भर थे, पेड़ पौधों के फल फूल पत्तियों पर निर्भर थे। उसके बाद धीरे धीरे जब अस्थायी होते चले गए तो शिकार करने लगे, और अंतिम दौर में आते आते खेती वो करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों, खेती करने लगे, और पूरी तरह से खेती पर भी निर्भर हो गए। खेती होने का मतलब था कि अस्थाई हो गए, और अस्थाई का मतलब था कि अब हड़प्पा सभ्यता अपनी विकसित अवस्था में प्रवेश कर गई थी। तो अगर पूछा जाए कि निर्वाह के तरीके क्या क्या थे दोस्तों, तो आप बताइएगा कि एक संग्राहक था, दूसरा आखेटक और तीसरा कृषि। 3 दौर से ये लोग गुजरे थे। कह रहा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति उन्हीं स्थानों पर विकसित हुई जहां पहले आरंभिक थी। बिल्कुल बात सही है, आरंभ पे ही तो आगे होता है। तो आरंभिक पे ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। संस्कृति विकसित हुई। आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच एक समानता देखने को मिलती है, वह थी निर्वाह के तरीके। दोनों के बीच में निर्वाह के जो तरीके थे वो लगभग एक ही जैसे प्रक्रिया से गुजर रहा था। तो ये एक समानता थी दोनों के बीच में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के बीच में क्या समानता देखने को मिलता है, तो कहिएगा निर्वाह के तरीके लगभग एक जैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद जैसे फल फूल कंदमूल इत्यादि इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी के रूप में जानवरों के तथा मछलियों के प्रयोग भी भोजन के लिए करते थे। हालांकि आहार के रूप में वहां से
आज का भी इस्तेमाल आहार के रूप में अनाज का भी इस्तेमाल करते थे, जिनका हमें प्रमाण देखने को मिलता है। वहां से गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, दाल भी मिला है, सफेद चना, बाजरा, तिल तथा चावल के प्रमाण मिले। पालतू जानवरों के रूप में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, मछली का साक्ष्य में मिलता है, जबकि अन्य जंगली प्रजातियों के बराह और हिरण, घड़ियाल इत्यादि की भी जानकारी मिलता है। उनका जीवन आखेटक भी था, यानी ये क्या थे? आखेटक भी थे और शिकार भी करते थे। फिर से कृषि पर निर्भर हो गए और टेक्नोलॉजी भी अपना लिए। इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ी आपकी लंबी जरूर हो गई, मैं इस बात को मानता जरूर हूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, आधे घंटे से लंबी वीडियो है, आधे घंटे से आगे निकल गया है। लेकिन मैंने दोस्तों इसमें 3-4 चीजें आपको बेसिक तौर पे कंसेप्ट के आधार पर बताने का प्रयास किया। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और आपको एक बेहतर नॉलेज मिलने की मैं उम्मीद यहां से कर सकता हूं। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, एक साथ फिर से मिलके पढ़ेंगे दोस्तों, और एक अच्छी रणनीति के साथ बेहतर नंबर की ओर बढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।